हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का चौथा लेक्चर करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही इक्विवेलेंट वेट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इक्विवेलेंट वेट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इस चैप्टर से अभी जो हम लोग लेक्चर करेंगे इससे आगे वाले चैप्टर में काफी इस सब का यूज है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप सिंपल समझिए कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वहां मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्टेंट का मास बराबर होगा प्रोडक्ट का मास का। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आप ये कह सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक ना, तो आप देखो इसमें कह रहा है कि इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और आप कह सकते हो इन एनी केमिकल चेंजेस। एनी केमिकल चेंजेस कहने का मतलब है कि रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट अपना आइडेंटिटीज को खो देता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो वहां पर इसी को कहते हैं क्या कि यह केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल चेंज होगा तो आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना कि अभी तक जो हम लोग मोल फाइंड आउट किए हैं तो मोल के लिए हम लोग क्या देखे थे, वो था गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट और बाय मोलिकुलर वेट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही कहलाता है मोल है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर हमको वेट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल और इनटू मोलिकुलर वेट। समझ गए ना, मोल इनटू मोलिकुलर वेट। तो हम लोगों का क्या गिवन वेट आ जाएगा और इस लॉ को हम लोग प्रूव कर लेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का। अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यह दो पार्ट में टूट जाएगा। क्या होगा, CaO और प्लस CO2। ठीक है ना, CaO प्लस CO2। तो केमिकल रिएक्शन में जो मोल रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर इसमें मोल की बात करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसका मोल 1 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 हो जाएगा और CO2 का भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका मोलिकुलर वेट पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो मोलिकुलर वेट CaCO3 के लिए देखिए CaCO3 है। तो इसका अगर हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो आपको पता है कि कैल्शियम का मास नंबर जो होता है वो 40 होता है, और प्लस कार्बन का 12 और फिर प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो इसका 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48। तो यहाँ से इस सबको सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। सिमिलरली अब आप कैल्शियम ऑक्साइड का अगर निकालते हैं तो CaO का अगर हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और प्लस ऑक्सीजन का 16 मतलब 56 हो जाएगा। और दूसरा CO2 की बात करेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 32। एक का 16 होता है तो दो का 32, तो यह कितना हो जाएगा 44। तो ये हम लोगों का मोलिकुलर वेट है। ठीक है, अब देखो तो मोलिकुलर वेट इसका आया 100, इसका आया 56 और इसका आया 44। अगर हम वेट की बात करेंगे तो वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इंटू मोलिकुलर वेट। तो 1 इंटू 100 तो यहाँ से 100 आ जाएगा। दूसरा देखो 1 इंटू 56 तो यहाँ से 56 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 44 दैट इज 44। तो अब देखो मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना है, मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मास ऑफ
CaO और प्लस मास ऑफ CO2। तो यहाँ CaO का मास है 56 और CO2 का मास है 44। तो कितना हो जाएगा 56 और प्लस 44, आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि रिएक्टेंट का मास 100 है तो प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा 100 होगा। ठीक है, चलो हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे N2 और प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3। ठीक ना, अब यहाँ पर मोल की बात करेंगे तो मोल कितना है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 3, और इसका जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम वेट की बात करते हैं, मोलिकुलर वेट की, तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 28, और यहाँ हाइड्रोजन का 2, और यहाँ अमोनिया के लिए लोगे ना तो देखो NH3 के लिए अगर मोलिकुलर वेट निकालते हैं, मोलिकुलर वेट, तो अमोनिया का हो जाएगा 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, मतलब अमोनिया का हो जाएगा 17। ठीक, अब यहाँ से अगर हम वेट निकालते हैं तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 28, दैट इज 28, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और देखो 2 इंटू 17 तो क्या हो जाएगा 34। तब आप कह सकते हो कि मास ऑफ NH3 यह बराबर होगा मास ऑफ N2 और प्लस मास ऑफ H2, तो मास ऑफ N2 कितना है 28, ठीक है, और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ना कि जितना प्रोडक्ट का है उतना ही रिएक्टेंट का है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब हम लोगों का सेकेंड पॉइंट है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। इसमें याद रखना कि जब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करके अगर कोई मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो उसका जो मास का जो रेशियो होगा वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन का मेथड कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो देखो कह रहा है कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है ना, that is a chemical compound has a fixed composition and it does not depends upon the method of its preparation or the source from which it has been obtained। मतलब किस तरह से बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वहां जो एटम का जो रेशियो होगा मास का वो डेफिनिट होगा। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल के लिए आप देखो कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनिट प्रोपोर्शन को प्रूफ करने के लिए देखो कौन सा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास है CO2। ठीक है, CO2, तो इसमें दो तरह का एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और H2 ऑक्सीजन। तो कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में तो 32 हो जाएगा। अब देखो इसका सिंपल रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा 8। अब कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो उसका जो मास का रेशियो होगा वो 3:8 का होगा, ये कभी भी नहीं चेंज करेगा, चाहे CO2 के बनने का मेथड कोई भी हो। जैसे आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर आप हीट करते हो तो क्या बन जाएगा CaO और प्लस CO2, यहाँ भी अगर रेशियो देखेंगे तो वही होगा, परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, अगर आप MgCO3 को हीट कर देते हैं, इसका मतलब होता है हीट करना, तो क्या हो जाएगा MgO और प्लस CO2, समझ गए,
या आप कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हाफ मोल O2 से रिएक्शन करा देते हैं तब भी बन जाएगा CO2। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि बन कैसे रहा है, सिर्फ आप इसमें याद रखना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि जो एलिमेंट है उसका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। समझ गए बात को? चलो ठीक है। तीसरा है इसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप याद रखोगे कि दो एलिमेंट, ठीक है, कंबाइंड करके अगर एक से अधिक मॉलिक्यूल्स बनाने के क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, तो वहां पर एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा और दूसरा जो होगा वो डेफिनिट मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो, इफ टू एलिमेंट्स डिटरमाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से अधिक कंपाउंड बना रहे, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combined with the fixed mass of the other element, ठीक है, bear a simple ratio to one another, एक दूसरे का सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको एग्जांपल से काफी बेटर समझ में आएगा। यहां पर हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक, यहां हम लेते हैं नाइट्रोजन है और यहां पर हम लेते हैं कि यह ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। अब देखो क्या होगा कि पहला जो कंपाउंड अगर लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास है इसमें कितना हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। फिर अगर हम इसी दोनों एलिमेंट का कोई अदर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे मान लो कि N2O2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। ठीक, फिर देखो अगर हम लेते हैं कि N2O3 है, तो यहाँ नाइट्रोजन का 28 होगा और ये हो जाएगा 48। ठीक, और नेक्स्ट जो होगा ये N2O4 लेते हैं, तो यहाँ पर ये 28 ही रहेगा लेकिन ये हो जाएगा 64। नेक्स्ट हमारे पास है कि N2O5, ठीक, तो यहाँ देखो 28 और ये हो जाएगा 80। तो आप क्या देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है। ठीक है, वही बात बोलता है कि डिफरेंट मासेस, तो वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर, तो एक एलिमेंट का मास जो होगा वो हर सिचुएशन में, हर स्थिति में समान होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो एक डेफिनिट मल्टीपल प्रोपोर्शन में बदलते रहेगा। जैसे पहला में देखो 16 है तो दूसरा में 32, फिर तीसरा में कितना 48, 64 और 80। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये हम लोगों का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 3 पार्ट था। अब हम लोग जो इसमें चर्चा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसी में हम लोगों का एक और लॉ पढ़ना है, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। कह रहा है कि प्रॉब्लम है कि मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट एंड 2.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन लिख लेंगे। तो कौन कौन, तो सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। ठीक है, इसको रिएक्शन करा रहे हैं किससे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या हो जाएगा H2SO4। ठीक है, और यह कन्वर्ट हो रहा है सोडियम बाइसल्फेट। तो सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं कि इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन होगा या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलेंगे। यहाँ जो होगा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो यह बन जाएगा NaHSO4। ठीक है, और प्लस H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी
यहाँ पर कट लगा दीजिएगा क्वेश्चन बनाने से पहले, ठीक ना। ठीक, अब देखो एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, NaCl इज ट्रीटेड विथ H2SO4, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बाई सल्फेट है। तो बाई सल्फेट कहने का मतलब है कि यहाँ इसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaHSO4 और फिर प्लस HCl। ठीक है, HCl ये हम लोगों का रिएक्शन है, और यह जो है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो देखो इसका जो वेट दिया हुआ है वो देखो कितना है, 9.8 है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वेट इसका हो जाएगा 9.8 ग्राम। ठीक, 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, तो ये है 12 ग्राम। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2.75 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, तो 2.75 ग्राम। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा कि मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ H2SO4 मास ऑफ H2SO4 बराबर होगा मास ऑफ NaHSO4 और प्लस मास ऑफ HCl। ठीक, हम लोगों को निकालना है सोडियम क्लोराइड का, तो इसके मास को हम x ग्राम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 9.8 इज इक्वल टू 12 प्लस 2.75, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 12 और 14, तो 14.75 और प्लस 9.8, सॉरी इधर से उधर को लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 9.8। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर 0 डाल देते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 80, तो 20, तो 95 और यहाँ 13 बचा हुआ है, और यहाँ कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4.95 ग्राम NaCl होगा। समझ गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, वो है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कहते किसे हैं वो समझिए। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EQ और WT लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे EQ और WT से। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर जो होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यह होता है एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। ठीक है, या इसको अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहाँ कब की बात कर रहे हैं जब एटम की बोले तब, यहाँ हम बात करें इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो क्या लिखेंगे मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। हम लोग समझेंगे कि n फैक्टर क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी किसे कहते हैं,
उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद देखो, तो ये हम लोगों का सिंपल इक्विवेलेंट वेट जो हुआ वो क्या हुआ, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी और मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर जो होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, जैसे एन फैक्टर की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसको याद रखना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, लॉस देखो क्या हो जाएगा, लॉस और गेन बाय द एटम्स और आयंस, बाय द एटम और आयंस, एटम और आयन। ठीक है, एटम और आयन के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि यह इक्विवेलेंट वेट है। ठीक, अब दूसरा जो वर्ड आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मिली इक्विवेलेंट वेट के लिए समझिए, उसके लिए याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट वेट यह होता है कि when equivalent weight taken in gram, ठीक है, called ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जब इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम में लेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, अब देखो कि इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट यह होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अगर मिली इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम लोग तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग और कहेंगे कि मिली इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इनटू 1000। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला क्या है, तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट और मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हम लोगों का मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग इक्विवेलेंट वेट को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग मेथड पर चर्चा करते हैं। तो मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इसमें पहला जो होगा, पहला हम लोग क्या देखेंगे, एटम्स के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को 12 के भी चैप्टर में यूज करना है, 11th के भी चैप्टर में यूज करना है इक्विवेलेंट वेट को। तो पहला है हम एलिमेंट के लिए निकालते हैं कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसमें याद रखना कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब देखो एटॉमिक वेट और वैलेंसी के लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे हम एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है 27, और इसका वैलेंसी की बात करेंगे, इसका वैलेंसी के, तो वैलेंसी जो होता है देखो, तो इसका 13 है, तो 2 8 और 3, तो यहाँ पर देखो 3 है तो इसका वैलेंसी 3 होगा। तो आसानी से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा एटॉमिक वेट अब बाई 3, एटॉमिक वेट 27 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा यह कितना 9। ठीक, अब सिंपल किसी भी एटम का आपको निकालना है, जैसे सोडियम मास नंबर 23 होता है और इसका वैलेंसी की बात करेंगे तो 1 होता है।
ठीक है, वैलेंसी कितना होता है 1। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एलिमेंट की बात करेंगे ना, जैसे ग्रुप 1 में आता है आपको हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो उस सब का जो वैलेंसी होगा, जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का वैलेंसी हो जाएगा +1। उसी तरह से फिर अगर आप देखिएगा ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एस्टोटियम, और फिर उसके बाद बेरियम और रेडियम, इस सब का होता है 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो मास नंबर 23 और इसका वैलेंसी 1, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 23। ठीक, अगर हम मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसका मास नंबर कितना होता है 24। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट को आप याद रखोगे, 1 से 20 तक के एलिमेंट रहेगा तो आप याद रखोगे, उसके बाद वाला एलिमेंट के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 1 से 20 तक याद रखना। अब इसका वैलेंसी ग्रुप 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो इसके लिए अब हम इक्विवेलेंट वेट अगर लिखते हैं तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन वैलेंसी होता है 2, तो ये आ जाएगा 12। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग कंपाउंड के लिए देखेंगे। देखो, तो कंपाउंड के लिए क्या होगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है। तो कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे कि एक एज्यूम कर लेते हैं कि AXBY कोई बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, AXBY, तो इसके लिए हम कई सारे फॉर्मूला लिख सकते हैं। सबसे पहले समझो इसको कि यहाँ पर AXBY में नंबर ऑफ A यह कितना है X, और नंबर ऑफ B यह कितना है Y, और वैलेंसी जो होता है वो नंबर के अपोजिट होता है। मतलब A का वैलेंसी Y हो जाएगा और B का जो वैलेंसी होगा वो Y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं वो देखो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। अब देखो, जैसे यहाँ AXBY है, तो यहाँ डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा XAY प्लस और प्लस YB X माइनस, जिसका जो वैलेंसी होता है वो टॉप पोजीशन पर चला जाएगा, फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव और सेकंड एटम पर नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हैं आप, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट, तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ AXBY और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज नहीं करेंगे, जो उसका प्रोडक्ट होगा हम सिर्फ उतना ही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ X और इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा X इंटू वाई। यहाँ पर कई तरह से पूछ सकते हैं आपसे, जैसे यहाँ पर देखो पॉजिटिव रेडिकल इंटू पॉजिटिव चार्ज, ठीक, फिर यहाँ पर लिख सकते हो नेगेटिव रेडिकल इंटू नेगेटिव चार्ज, वैल्यू वही रहेगा हर जगह, X इंटू वाई, X इंटू वाई, X इंटू वाई, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि MgCl2 है, ठीक है, तो यह डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट और बाई 2 इंटू 1। अब देखो मोलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम का 24 और प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 71। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, समझ गए ना। तो 95/2 दैट इज
47.5 ये हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल्स है Al2O3, अब इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2Al3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस। ठीक, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई 2 इंटू 3। तो मोलिकुलर वेट जो होगा वो देखो यहाँ पर लेते हैं, एक एल्युमिनियम का 27 होता है, तो 2 एल्युमिनियम के लिए कितना हो जाएगा 54, तो क्या हो जाएगा 54, और फिर एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 48, इसको ऐड कर लेंगे तो 102 आ जाएगा, तो 102/6, तो यहाँ से आ जाएगा 17। ये हम लोगों का दूसरा मेथड था। तीसरा, अगर हम लोग एसिड या बेस की बात करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब इसमें सिंपल समझते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड में याद रखना कि वैसे सब्सटेंस जिसके पास H प्लस देने का टेंडेंसी हो, जिस सब्सटेंस के पास H प्लस देने का टेंडेंसी होता है उसे एसिड कहते हैं। तो लिख लो सब्सटेंस which have tendency to donate H प्लस आयंस। ठीक है ना, H प्लस आयंस जितना डोनेट करेगा, ठीक है, जितना भी H प्लस आयन डोनेट करेगा उसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेट बाई एसिड कॉल्ड बेसिसिटी। ठीक है, अब जैसे तो इसका इक्विवेलेंट वेट एकदम आसान होगा, क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ठीक, अब देखो जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, एसिड है HCl, यह टूटेगा तो क्या बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर H प्लस की संख्या कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। मोनो वर्ड मतलब होता है एक, ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड। ठीक है ना। अब देखो तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट बाय 1। तो अब HCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 36.5। तो 36.5 अपॉन 1 दैट इज 36.5, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं H2SO4 का, तो क्या हो जाएगा 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर H प्लस की संख्या कितना डोनेट हो रहा है 2, तो इसको हम लोग कहेंगे कि डाई बेसिक एसिड। ठीक है ना, डाई बेसिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर इसका बेसिसिटी 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट। तो देखो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 64, तो टोटल हो जाएगा 98 अपॉन 2 दैट इज 49। ये हम लोगों का बेस के एसिड के लिए होगा। एक और ट्राई बेसिक की बात करेंगे, जैसे H3PO4 है, तो कितना हो जाएगा 3H प्लस और प्लस PO4 3 माइनस। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ट्राई बेसिक है। यह कैसा है, ट्राई बेसिक है। तो यहाँ बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी। ठीक,
इसी तरह से हम लोग बेस का चर्चा कर लेंगे। तो बेस का भी इक्विवेलेंट वेट सिमिलर परिभाषा होगा बेस का। बेस में आप सिर्फ याद रखिएगा टेंडेंसी टू डोनेट OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन, और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस डोनेट बाय बेस इज कॉल्ड ACDT। तब इसको कहेंगे ACDT, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, ACDT। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हो जाएगा मोलिकुलर वेट बाई ACDT, ठीक। अब देखो जैसे NaOH है, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना OH माइनस आयंस को डोनेट किया है, तो एक को, तो इसको कहेंगे कि यह मोनो एसिडिक बेस है। इसको क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास निकालोगे तो 40 और प्लस 16 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 बाई 1, तो ये हो जाएगा 40, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक देख लो जैसे MgOH का होल ट्वाइस, तो यह कैसे डिसोसिएट होगा, Mg2 प्लस और प्लस 2OH माइनस, यहाँ पर OH का जो संख्या होगा वो 2 होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। समझ गए बात को। अब यहाँ डाई बेसिक एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलिकुलर वेट अपॉन 2, सिंपल बात है, मोलिकुलर वेट बाई 2, तो यही कहलाएगा कि यह इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना। अब देखो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो वहां पर सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जो सब्सटेंस एक H प्लस डोनेट कर सके या एक OH माइनस आयन गेन कर सके, ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे कि मोनो एसिडिक बेस है या मोनोबेसिक एसिड है। तो मोनो एसिडिक बेस और मोनोबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा बराबर होता है, लेकिन पॉली एसिडिक बेस और पॉलीबेसिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो वह अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो उसी बात को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। नोट याद रखना कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनो एसिडिक बेस एंड मोनो बेसिक एसिड is same in all neutralization reaction, किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इक्वल होगा, समझ गए। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉली एसिडिक बेस एंड पॉलीबेसिक एसिड different for different reaction, समझ गए। याद रखना मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो बराबर होगा, लेकिन वही अगर पॉली एसिडिक बेस और पॉलीबेसिक एसिड की बात करेंगे तो यह अलग अलग रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा, ठीक है। देखो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं और
तीनों से ये वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक देखो, जैसे कि अगर NaOH HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O। अब देखो यहां पर हम एन फैक्टर की बात करेंगे तो सोडियम जो होगा वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो एक से ज्यादा तो करेगा नहीं। या आप ये कहिए कि यहां से OH जो होगा वो एक ही आएगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर बोलिए या आप उसी को आप एसिडिटी बोलिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ भी देखो हाइड्रोजन, तो एक H प्लस Cl माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी एन फैक्टर 1 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट 40 या बाई एन फैक्टर था कितना 40। इसको याद रखो। जैसे मान लो कि NaOH के केस में इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 40 है, तो क्या यह अलग रिएक्शन में भी 40 ही रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। देखो जैसे हम अब दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर लेते हैं कि इसी NaOH को अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो यह बन जाएगा NaHSO4। इसको हम रिएक्शन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन बनाते हैं कि NaOH प्लस 2 मोल और प्लस H2SO4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na2SO4। इसको हम लोग रिएक्शन 2 मान लेते हैं। तो इसमें देखो सल्फ्यूरिक एसिड के पास कैपेसिटी था कि 2 हाइड्रोजन को डोनेट करने का, लेकिन रिएक्शन 1 में वह कितना हाइड्रोजन डोनेट किया है, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। और यहां पर देखो रिएक्शन 2 में H2SO4 के पास कैपेसिटी था 2 हाइड्रोजन डोनेट करने का और वो दोनों हाइड्रोजन को डोनेट किए हुआ है, तो यहां पर यह कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये दोनों बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट इसको फाइंड आउट करते हैं। पहला जैसे रिएक्शन 1 में यहाँ एन फैक्टर कितना है 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, अगर NaOH की बात करेंगे इन रिएक्शन 1, ठीक है, इन रिएक्शन 1, अगर रिएक्शन 1 में इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मोलिकुलर वेट अब बाई 1, दैट इज 40/1। तो यहाँ भी कितना आया 40। अब देखो यह मोनो एसिडिक है तो यहाँ भी 40 था और अलग रिएक्शन में भी यह 40 ही है, लेकिन अब हम H2SO4 को दोनों रिएक्शन में फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन डोनेट किया है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 1। यहाँ 2 हाइड्रोजन डोनेट किया, यहाँ 1 हाइड्रोजन डोनेट किया है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, और यहाँ 2 तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। मतलब इस केस में एन फैक्टर 1 होगा और इस केस में एन फैक्टर 2 होगा। तो अब इक्विवेलेंट वेट इन रिएक्शन 1 एंड 2, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन रिएक्शन 1 इन रिएक्शन 1, तो क्या हो जाएगा 98/1, तो 98 हो जाएगा। और दूसरे केस में एन फैक्टर 2 है तो इसी मोलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन रिएक्शन 2। जब रिएक्शन 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा 98/2, कितना हो जाएगा 98/2, तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 49। अब देखो
H2SO4 का अलग अलग रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है, लेकिन अगर हम NaOH की बात करेंगे तो NaOH का चाहे यहाँ भी कहीं भी अगर हम NaOH का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो चूंकि यहाँ मोनो एसिडिक बेस है तो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ पोली बेसिक एसिड था तो रिएक्शन 1 में इक्विवेलेंट वेट 98 है, लेकिन रिएक्शन 2 में इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 है। तो अलग अलग रिएक्शन में यहाँ अलग अलग होता है, समझ गए। तो इस बात को याद रखना। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे डायरेक्ट सर्टेन रीजन के क्वेश्चन में पूछ देता है मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मेटल कार्बोनेट का कितना होगा, तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं जिससे हम लोगों को आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो, अब हम लोग कुछ ट्रिक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को बहुत जल्दी कोई भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे प्रॉब्लम पूछता है कि मान लो कि मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 नंबर में है मेटल सल्फेट। ये सब बहुत ही आसान रहता है और एग्जाम में टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा बच जाएगा। जैसे देखो मान लेते हैं मेटल सल्फेट है तो सबसे पहला बात सल्फेट किसको कहते हैं, याद रखना SO4 2- को हम लोग सल्फेट कहते हैं। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2- के लिए कितना आ जाएगा, तो मोलिकुलर वेट और बाई 2, मोलिकुलर वेट और बाई 2, क्योंकि इसका आइंस कितना है 2 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो सल्फर का एटॉमिक वेट 32 और प्लस ऑक्सीजन का 64, अब बाई 2 तो कितना हो जाएगा 96/2। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 48। अब है कि मेटल सल्फेट के लिए क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट तो यह बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस उसी में क्या करेंगे 48 हम लोग ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसको निकालेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ सोडियम का निकाल के 48 ऐड कर दोगे वो सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम जो होगा, देखो तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, तो 23/1 तो ये हो गया 23। ठीक है ना। अब देखो तो अब हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। तो Na2SO4 के लिए क्या करेंगे, तो 23 और प्लस इसमें 48 ऐड कर देंगे। तो 48 8 3 11 1 4 और 2 6 1 7, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कोई भी मेटल इक्विवेलेंट, अगर मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कुछ नहीं करना, वहां पर मेटल का हम लोग निकाल लेंगे। मेटल का कैसे निकालेंगे तो हम आपको इसी लेक्चर में बताए हैं कि एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं, वो हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। दूसरा देखो, इसी में दूसरा हम लोग लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक, मेटल कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट किसे कहते हैं, कार्बोनेट होता है CO3 2- को हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है ना, CO3 2- को। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट तो मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब देखो तो कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 48/2, तो 60 और बाई 2 तो कैंसिल होकर हो जाएगा 30। अब इसको हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट तो यह हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस इसमें हम लोग 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, कार्बोनेट का 30। अब मान लो जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट Mg मान लो कि CO3 है, ठीक। तो देखो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 और वैलेंसी 2, तो कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 में हम 30 जोड़ देंगे तो MgCO3 का आ जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू 12 और प्लस 30 42, ठीक है। आसान बात है। एक और है मेटल ऑक्साइड, कि मतलब ऑक्साइड के साथ अगर कोई मेटल है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लो और देखो, बहुत आसान है। 3 नंबर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इस केस में क्या है कि ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 माइनस इज इक्वल टू 16 और बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8। समझ गए ना, कितना हो गया 8। अब हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस 8, ठीक। अब जैसे देखो जैसे कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, मास नंबर होता है 27 और वैलेंसी होता है 3, तो कितना आ जाएगा 9। अब इसका हम लोग एक साथ निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3, तो कितना हो जाएगा बताओ 9 और प्लस ऑक्साइड के लिए 8, तो ये हो जाएगा 17। तो ये एक आसान ट्रिक है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी मेटल रहेगा, मेटल के निकाल के अगर कार्बोनेट है तो 30 ऐड कर देंगे, अगर सल्फेट है तो उसमें हम लोग 48 ऐड कर देंगे, अगर ऑक्साइड है तो 8 ऐड कर देंगे, तो वो हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मोल में क्या रिलेशन है, ठीक। उसको हम लोगों को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में यूज करना है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो देखो, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है यह होता है मोलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा वेट बाई मोलिक्यूलर वेट और इनटू n फैक्टर, ठीक है। वेट अब बाई मोलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। अब देखो वेट बाई मोलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल और इनटू n फैक्टर, ठीक है, मोल इनटू n फैक्टर। आप इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उसी में हम लोग पढ़ेंगे
कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। एलिमेंट्री का यूज करके हम लोग कैसे रिएक्शन को लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स का यूज करके हम लोग कैसे रिएक्शन लिखेंगे और उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखो हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम आपको बताए थे कि कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट का मास बराबर होता है प्रोडक्ट का मास। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कि ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी, तो हम इसका मास और इसका मास ऐड कर लेंगे, फिर इसका और इसका मास ऐड कर लेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बराबर होगा। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इसमें कहता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के लिए कि द ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट सेपरेटली। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी और प्लस डी, अगर यह एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर होगा बी बराबर होगा सी बराबर होगा डी, तब हम कहेंगे कि यह लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं होगा। हम पहले आपको इसके एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कौन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड है और किस में नहीं है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब देखो हम लोग इसको कर लेते हैं। जैसे देखो कि एक रिएक्शन लेते हैं कि HCl रिएक्ट होके NaOH से रिएक्ट होके बना रहा है NaCl और प्लस H2O। ठीक है, H2O। अब देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका मोल कहलाएगा, तो मोल जो होगा इसका मोल कितना है 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। ठीक है ना, ये दोनों का मोल कितना है 1 1 1 है। अब देखो अगर हम n फैक्टर की बात करेंगे n फैक्टर का, तो देखो यहाँ पर HCl है तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा एक n फैक्टर। यहाँ NaOH एक हाइड्रोक्साइड आयन को ट्रांसफर करेगा तो यहाँ भी हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब देखो हम लोगों के पास जो रिलेशन है वो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो यह होता है मोल और इनटू n फैक्टर, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1 इंटू 1। तो सबका वैल्यू कितना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, तो 1 1 1। तब आप कह सकते हो कि इस केस में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ एक खास वर्ड है सेपरेटली, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन में ऐसा नहीं था, उसमें था कि रिएक्टेंट का टोटल मास बराबर होगा प्रोडक्ट का टोटल मास। और यहाँ पर कहता है कि सबका ग्राम इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा। जैसे यहाँ HCl है तो उसको बराबर होना होगा किसके साथ NaOH के साथ, NaOH है तो फिर उसका NaCl के साथ या H2O के साथ, तब भी जाके कहेंगे कि यह लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। तो अब आप लिख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl
और बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O। ठीक है, तो देखो सब सेपरेटली अलग अलग है कि नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, चलो एक और हम एग्जांपल लेते हैं ताकि यह एकदम और क्लियर हो जाए। तो देखो क्या है कि मान लो कि बेरियम क्लोराइड को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम फॉस्फेट से, Na3PO4 से, तो यह कन्वर्ट हो रहा है Ba3PO4 का होल ट्वाइस और प्लस NaCl। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे ना कि रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेरियम कितना है, 3 है, तो हम लोग इधर भी इसको 3 कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखो अब क्लोरीन हो गया 6, तो राइट साइड में हम लोग इसको कर लेंगे 6, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम 3 है और यहाँ सोडियम 6 है, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब हमारा यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना है और मोल कितना है, तब हम लोग निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखो तो इसका हम एन फैक्टर की बात करेंगे तो एक बेरियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, मैक्सिमम 2। ठीक है, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसका मतलब यह है कि इसका एन फैक्टर 2 होगा। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो 3 सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 3, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 3, और इसके लिए हो जाएगा 6, और इसके लिए हो जाएगा 1, क्योंकि सोडियम है तो यहाँ पर सोडियम सिंगल है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब देखो मोल्स की बात करते हैं, तो मोल्स कितना है, इसमें 3 मोल्स है, इसमें 2 मोल्स है, और इसमें 1 मोल्स है, और इसमें 6 मोल्स है। अब सबका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2, यहाँ हो जाएगा 6 × 1, और यहाँ हो जाएगा 1 × 6। तो देखो सब में 6 आ गया, सब में बराबर है, तब हम लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaCl2 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4 और बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस और बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, लेकिन यह हर जगह लागू नहीं होगा। एक चीज याद रखना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कोई भी प्राइमरी रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वहां पर वैलिड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर एक स्पेशल कंडीशन है जहां लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है द केमिकल रिएक्शन which is complete in only one step। जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप है। ठीक है, जैसे मान लो कि A + B कन्वर्ट हो रहा है C + D, जैसे मान लो कि H2 + Cl2 कन्वर्ट हो रहा है 2HCl, जैसे मान लो कि H2 और प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI। ठीक है, या तुम और ले सकते हो कि
C और प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2। तो जो भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस are valid in elementary reaction, in all elementary reaction, याद रखना, in all elementary reaction, जितना भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा सब में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या रिलेशन है वो देखो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो वैसा केमिकल रिएक्शन जो दो और उससे अधिक स्टेप में कंप्लीट होता हो। ठीक है, वैसा केमिकल रिएक्शन जो दो और उससे अधिक स्टेप में कंप्लीट होता हो, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो द केमिकल रिएक्शन complete in more than one step, ठीक है ना, जो एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। देखो इसमें याद रखना कि फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर स्टेप, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप इज फास्टर स्टेप। ठीक है, एक पॉइंट और कि द substance which is formed in step 1 and consumed in step 2 is called intermediate of reaction, ठीक है। देखो वैसा केमिकल रिएक्शन जो दो और उससे अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है और सेकंड जो स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना कि वैसा के सब्सटेंस जो पहला स्टेप में बनता हो और दूसरे स्टेप में कंज्यूम्ड होता हो उसको हम लोग कहते हैं कि यह इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन है, ठीक ना। अब देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक, अब देखो स्टेप वन में सबसे पहले इसका हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका एक रिएक्शन जो वन स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि N2O5 डिकम्पोज होगा तो यह बन जाएगा 4NO2 और प्लस O2, यह सिंगल स्टेप है। अब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे लिखते हैं वो देखो। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 1 मोल इस्तेमाल करेंगे, N2O5 का 1 मोल इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो N2O5 और यह कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो ये बन जाएगा NO2 और प्लस NO3, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कहेंगे कि यह स्लो स्टेप है। ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। और दूसरा में देखो कि स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे कि N2O5 और प्लस, देखो इस साइड में हम लोगों का जो मेन प्रोडक्ट था वो NO2 है और O2 है, लेकिन स्टेप 1 में एक NO3 एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसको हम लोग रिएक्टेंट साइड में लाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा NO3 और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ NO2 और प्लस O2। यह जो स्टेप होगा यह फास्ट स्टेप होगा, जल्दी कंप्लीट होगा। किसके कंपैरिजन में? प्रीवियस स्टेप के कंपैरिजन में ये जल्दी स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को अगर हम ऐड करते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा कि NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा और 1 मोल और 1 मोल तक कितना मोल हो जाएगा 2 मोल ऑफ NO2 और कन्वर्ट हो जाएगा 1 और 3 तो 4 मोल्स ऑफ NO2 और प्लस 1 मोल ऑफ O2। तो ये हम लोगों का क्या हो गया रिएक्शन हो गया। ठीक है, ईच स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। देखो ये बात को याद रखना कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each step are elementary step, समझ गए? अच्छा, एक बात और जो हम बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कि जो फर्स्ट स्टेप में बनता हो और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम्ड होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन कौन है NO3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ सब्सटेंस जो होगा सब्सटेंस वो होगा NO3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन कब वैलिड होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक खास बात है, आप याद रखिएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड होगा जिसमें n फैक्टर इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन का दोनों स्टेप में वैलिड हो, तब भी जाके लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड होगा। नहीं अगर n फैक्टर अगर इंटरमीडिएट का अगर बराबर है तो वो बराबर नहीं होगा। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लो कि A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है C प्लस E। ठीक है, और फिर देखो C प्लस D, ठीक है ना, C प्लस D, ठीक, और C प्लस D, अब फिर मान लो कि E प्लस D मिलके बन रहा है F। ठीक है, तो यह एक स्टेप हुआ और यह स्टेप 2 हुआ। ठीक है ना, इसमें इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन जो होगा स्टेप 1 में D बन रहा है, स्टेप 2 में D कंज्यूम्ड हो रहा है। तो इस रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन कब वैलिड होगा, जब D का दोनों स्टेप में n फैक्टर बराबर होगा, तब भी जाके यह कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस are valid only when n factor of intermediate of reaction is same in both step। ठीक है, तब भी जाके होगा, नहीं तो नहीं। तब हम कह सकते हैं कि मान लो कि n फैक्टर ऑफ D इज सेम, अगर हम n फैक्टर लेते हैं सेम इन बोथ स्टेप, तब हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है
कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी और बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई एंड बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब चलो हम लोग एक इसको केमिकल रिएक्शन से प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मान लो कि स्टेप वन में हम लेते हैं कि CaCO3 है। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा CaO और प्लस CO2। ठीक है, दूसरे केस में स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और इसको रिएक्शन करा देते हैं CO2 से। जब CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो यह बन जाएगा BaCO3 और प्लस H2O। ठीक है, इस केस में देखो इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन कौन है, CO2, क्योंकि इस केस में CO2 स्टेप 1 में बन रहा है और स्टेप 2 में CO2 कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक, तो अगर एन फैक्टर CO2 का स्टेप 1 में और स्टेप 2 में दोनों में अगर एन फैक्टर बराबर हुआ तो हम कहेंगे कि यह लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में है। अगर बराबर नहीं हुआ तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में यह नहीं होगा। लेकिन याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन जितने भी है उस सब में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कैल्शियम इन स्टेप 1 कैल्शियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो एन फैक्टर ऑफ CaCO3 बराबर कितना होगा 2। और एक चीज देखो, यहां जब इसका मोलर रेशियो 1 है, इसका भी मोलर रेशियो 1 है, इसका भी 1 है, तो जब मोलर रेशियो सेम है ना तो एन फैक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मोलर रेशियो या इस तरह से लिख लो और बेटर रहेगा कि मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर होगा मोल्स ऑफ CO2। सो एन फैक्टर ऑफ CO2 बराबर कितना 2। स्टेप 2 में 2 आया, स्टेप 1 में 2 आया, अगर स्टेप 2 में भी 2 आता है तो कहेंगे कि यह लॉ ऑफ मास एक्शन में, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में है। अब यहां पर देखो BaOH, तब स्टेप 2 तो क्या हो जाएगा कि बेरियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो एन फैक्टर ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2। अब फिर देखो मोल्स ऑफ BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस और बराबरे है मोल्स ऑफ CO2। देखो यहाँ दोनों का मोल्स क्या है, बराबर है, तो एन फैक्टर भी बराबर होगा। तो एन फैक्टर ऑफ CO2 कितना हो गया, एन फैक्टर ऑफ CO2 इन स्टेप 2 इज इक्वल टू 2 है। तो दोनों कंडीशन में एन फैक्टर हम लोगों का इक्वल मिल गया, मतलब यह रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में है। तो आप कह सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO और बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaOH का
होल ट्वाइस। तो यही कॉन्सेप्ट था कि कौन सा केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो करेगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जिस केमिकल रिएक्शन का एन फैक्टर रिएक्शन इंटरमीडिएट का अगर दोनों स्टेप में बराबर होगा तो वह केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसका लेक्चर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग बहुत अच्छे से अगर उसको प्रिपरेशन कर लेंगे तो फिर हम लोगों को स्टाइकोमेट्रिक और लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।